अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स, हमने इससे पिछली वीडियो में ऊस को डिस्कस किया था। ऊस की गाइडलाइन, ऊस के डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया था कि ऊस होता क्या है और आपको क्या कहता है। उसकी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात की थी। किन केसेस में ऊस अप्लाई होता है हमने वो बात की थी। किन केसेस में अप्लाई नहीं होता वो भी डिस्कस किया था। और इसके रीजंस क्या हो जाते हैं, किन किन केसेस में ऊज आ जाता है, तो उसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऊज किसी इंडस्ट्री में आ जाए, यानी आपके रिजल्ट आउट ऑफ स्पेक्ट आ जाए, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट फेल होती है, उसको इंसिनेट किया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है। लेकिन उससे पहले उसकी बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ऐसे नहीं किसी भी चीज़ को, रिजल्ट को फेल करके फेंक दिया जाता है। तो आज हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पे बात करेंगे। उसका इन्वेस्टिगेशन करते कैसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल है। उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, किन किन पैराओं से वो गुजरता है, कौन लोग इसको करते हैं। जब भी किसी इंडस्ट्री में कोई ऊज आ जाए, रिजल्ट आउट ऑफ स्पेक्ट आ जाए, तो डेफिनेटली अगर क्यूसी के एंड से बात कर रहा हूँ, अगर किसी रॉ मटेरियल के सेक्शन में रिलीज प्रोडक्ट में आ गया, टैबलेट, कैप्सूल, किसी भी केस में, किसी भी एक टेस्ट पे, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट किसी भी रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट के होते हैं, कोई एक टेस्ट भी फेल तो वो फिर फेल होती है, फिर उसकी रेट होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टेस्ट पे भी अगर कोई प्रोडक्ट फेल हो रही है, तो फिर उसका ऊज की रेट होता है। अगर कोई ऐसा केस आ जाए, तो फिर जो जिस एनालिस्ट के एंड से ये, या किस ऑफिसर के एंड से ये होता है उसका केस, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यूए की सुपरविजन होती है और क्वालिटी हेड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और किसी एक सीनियर को अलाइन कर दिया जाता है उस एनालिस्ट के साथ जिसने इसके एंड से ये यूज आ रहा है। तो इस पे डिफरेंट फेजेस में बात होती है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। अगर फेज़ 1 से हम स्टार्ट करते हैं, तो फेज़ 1 में जो है उसकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसको कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसके रीज़न क्या है। सबसे पहले देखा जाता है कि जिस एनालिस्ट, जिस टेस्ट में उसको फेल किया है, अगर वो क्लासिकल मेथड पे है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, तो उसको देखा जाएगा कि आया उसने जो डॉक्यूमेंट उस टेस्टिंग के दौरान यूज़ किया वो ठीक किया कि नहीं। ये एक सुपरविजन में होगा क्यूए की, किसी सीनियर को उस ऑफिसर के साथ अलाइन कर दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा जिस एनालिस्ट ने इसको फेल किया है, क्या वो जिस डॉक्यूमेंट, जिस टेस्टिंग प्रोसीजर के तहत उसने फेल किया, क्या वो ठीक यूज़ किया कि नहीं, वो सबसे पहले चेक होगा। फिर जो उसने कैलकुलेशन यूज़ की उस रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, वो चेक की जाएगी कि उसने ठीक की है कि नहीं। फिर उस टेस्ट के दौरान जो उसने केमिकल्स यूज़ किए, लेट सपोज कोई टाइट्रेशन थी, तो वो केमिकल्स चेक किए जाएंगे कि आया उस टेस्ट के केमिकल उसने रिक्वायर्ड ठीक तरीके से यूज़ किए कि नहीं, क्या वो फैक्टराइज थे, अगर फैक्टर था तो फैक्टर लगाया या नहीं, यहाँ से इन्वेस्टिगेट होगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन उसने प्रॉपर की कि नहीं की, उसका वेइंग का तरीका देखा जाएगा। ये अब यहाँ तक एनालिस्ट को अलाइनमेंट में रखा जाता है कि उसने वेइंग भी सही की कि नहीं की। ये सारी चीज़ें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आती है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। और जिस कंडीशन में उसने किया, वो भी ठीक किया कि नहीं, वहाँ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी और उसने नहीं इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें, अगर लॉस ऑन ड्राइंग का टेस्ट कर रहा है, तो क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, वही टेम्परेचर उसने अप्लाई किया कि नहीं। अगर एलओडी पे उसने फेल किया, लॉस ऑन ड्राइंग का टेस्ट कहलाता है, 105 डिग्री रिक्वायर्ड था, क्या उसने वही यूज़ किया कि नहीं। क्योंकि हर जगह पे एंट्री होती है, लैब के अंदर एक सिस्टम बना होता है, कोई भी एक्टिविटी ऑपरेट की जा रही है तो उसकी एंट्रीज बाकायदा हर जगह पे इंस्ट्रूमेंट होती है, इससे इन्वेस्टिगेशन होता है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। इनिशियल स्टेज पे आप किसी को ऊज रिपोर्ट को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर फेज 1 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, अगर इंस्ट्रूमेंटल पे जाता है तो फिर इंस्ट्रूमेंटल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होती है कि जिस इंस्ट्रूमेंट पे आया उसने काम किया, वो ठीक से कैलिब्रेट था कि नहीं, उसको सिस्टम को स्टेबल करके उसने यूज़ किया या पहले वर्किंग स्टार्ट कर दी, सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की कि नहीं। सिस्टम कह रहा है कि इस कंडीशन में ला के उसको यूज़ करना है, आया उसने उस कंडीशन में ला के उस सिस्टम को यूज़ किया कि नहीं। एक बाकायदा सिस्टम है ना। तो ये सारी चीज़ें उस जगह पे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आएगी, इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन होती है। और एक एनालिस्ट के साथ सबऑर्डिनेटेड सीनियर उसके साथ साथ होता है क्यूए के सुपरविजन में। फिर अगर इस पे कोई रूट कॉज, क्योंकि पर्पज हमारा होता है रूट कॉज निकालना, कि रूट कॉज क्या थे, उसके वजह क्या थी, रीजन क्या था। आल्दो के मोस्टली केसेस में प्राइमरी स्टेज पे ही रूट कॉज पता चल जाते हैं,
ज़्यादातर अक्सर 90% केस ऐसे होते हैं कि रूट कॉज आपको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि एरर क्या था। मोस्टली ह्यूमन एरर था, क्या था, ह्यूमन एरर के चांस वैसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप माइंडसेट ये मत बना लीजिएगा हमेशा कि ह्यूमन एरर ही होता है, कि चांसेस ज़्यादा ऐसे होते हैं, नॉर्मली केस ही देखने में आते हैं। फिर फेज में अगर नहीं इन्वेस्टिगेट हुआ, क्यूसी में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई प्राइमरी स्टेज पे, तो फिर प्रोडक्शन के एंड से चेक किया जाता है कि जहाँ से लेट सपोज अगर कोई ग्रेन्युलेशन का सैंपल था या लॉस एंड ड्राइंग का सैंपल था, जिस स्टेज से आया, आप प्रोडक्शन में चेकिंग होगी। आप प्रोडक्शन में क्यूसी का ऑफिसर नहीं होगा, आप प्रोडक्शन जिस एरिया का सैंपल था उस एरिया का सुपरवाइजर और क्वालिटी एश्योरेंस का सुपरवाइजर, ये 2 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब ये 2 लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये जो टेस्ट था, ये जो सैंपल रिसीव हुआ, सही तरीके से रिसीव हुआ, और जिसने दिया क्या वो ट्रेंड था, जैसे क्यूसी के एंड से जिसने सैंपल किया था क्या उसका टर्निंग रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। जिस एनालिस्ट ने अगर ये केस उसका क्रिएट किया कि इशू आया या फेल हुआ, उस एनालिस्ट का टर्निंग रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में। इसी तरह प्रोडक्शन में अगर हम अभी बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के एंड से उस प्रोडक्शन के लोगों को चेक किया जाएगा क्यूए के सुपरविजन में, सैंपल सही जगह से लिया गया कि नहीं, जिसने सैंपल बनाया, जिसने ग्रेजुएशन के बैच बनाया, उसने सही प्रोसेस को फॉलो किया कि नहीं, एज पर डॉक्यूमेंट उसने काम किया कि नहीं, और जो ऑपरेटर था उसका टर्निंग रिकॉर्ड प्रॉपरली फाइल था कि नहीं, उस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन होती है। कम चांसेस होते हैं कि एरर यहाँ पे हो, मोस्टली चांसेस क्योंकि उस क्यूसी में हो रहा होता है, प्रोडक्शन वाला बैच बना के क्यूसी को दे देते हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना बाद में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कोई बैच बनने के बाद जब क्यूसी में आ जाता है, और वो तो एरिया बीच में क्लीन करके दूसरा बैच शुरू कर देते हैं, सैंपल आ चुका होता है क्यूसी में, तो वो प्रोडक्शन के एंड से इन्वेस्टिगेट करना ज़रा डिफिकल्ट होता है। ज़्यादा केसेस क्यूसी की तरफ ही आते हैं, और क्यूसी रिस्पॉन्सिबल अक्सर ज़्यादा ही होता है, क्यूसी को जवाब दे होना होता है इन चीज़ का ज़्यादातर, क्यूसी क्यूए। तो यहाँ तक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं, तो फिर बात और आगे जाती है। फिर उस सैंपल को फिर किसी और के सुपरविजन में टेस्ट करवाया जाता है। अब इसका तरीकाकार ये है कि अगर हम अभी फेज 2 में बात कर रहे हैं, तो फिर इसका दोबारा इसका टेस्टिंग होती है बाकायदा। एक तो सैंपल जो एनालिस्ट ने टेस्ट किया वही सैंपल एज इट इज, अगर रॉ मटेरियल का केस था, कोई एलओडी का केस था, तो जो सैंपल ने एनालिस्ट टेस्ट किया उस सैंपल को प्लस उसके साथ एक कंट्रोल सैंपल लगाया जाता है। कंट्रोल सैंपल को पहले भी आपको बता चुका हूँ क्या चीज़ होती है क्वालिटी के अंदर। कंट्रोल सैंपल एक ऑलरेडी अप्रूव्ड सैंपल होता है, जो ऑलरेडी टेस्टेड होता है, जिसके रिजल्ट नोन होते हैं। उस सैंपल को जो ऊज वाला सैंपल था उसके साथ एज अ कंट्रोल लगाया जाएगा, और कोई और एनालिसिस को टेस्ट करेगा, कोई सीनियर ऑफिसर, सीनियर इंचार्ज उसको टेस्ट करेगा, और उसके 3 सैंपल बनाएगा। अब तीनों सैंपल को वो टेस्ट करेगा आराम से। तो फिर उस केस पे देखा जाएगा कि रिजल्ट सही है कि नहीं है। अगर रिजल्ट सही आ जाते हैं उसके, अगर लेट सपोज अगर उस सेकंड ऑर्डिनेट ने, सेकंड इंचार्ज ने उसको चेक किया, और जो उसका सैंपल था जो फेल हो रहा था वो पास हो जाता है और ठीक हो जाता है, तो फिर उसको पास करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, उस सैंपल को 3 बार टेस्ट किया जाएगा। उसी सेम सैंपल को उस इंचार्ज 3 बार टेस्ट करेगा, और तीनों बार उसका पास होना जरूरी है। अगर तीनों केसेस में पास हो जाता है तो फिर उस बैच को, प्रोडक्शन को, रॉ मटेरियल को रिलीज कर देते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है ऊस की। इसका बाकायदा प्रोटोकॉल बना होता है, हर किसी के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है कि ऊस का एक प्रोटोकॉल होता है जो कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है। इसका टेम्पलेट अगर कोई मुझे चाहेगा कि कमेंट्स में कि हमें टेम्पलेट शेयर कर दें कि किस तरह का टेम्पलेट बनाया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है अगर कोई चाहेगा तो। ये सारे पॉइंट्स थे उसको इन्वेस्टिगेट करने के, कैसे उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, अगर फेल हो जाए तो क्या करते हैं। तो इस सिनेरियो में रहते हुए कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट किया जाता है ऊस का डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊस हर इंडस्ट्रीज में होते हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज में केसेस आते हैं फेलियर के भी, लेकिन कोई भी जब प्रोडक्ट फेल होती है तो कभी भी डायरेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता, उससे पहले ऊस का डॉक्यूमेंट होता है, ऊस की इन्वेस्टिगेशन होती है। ऊस कहलाता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट, यानी आपकी जो स्पेसिफिकेशन है उससे बाहर रिजल्ट आएगा तो फिर ऊस की इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये हमने इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा और कुछ डीपली इसको डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह हम अगली नेक्स्ट वीडियो में एक और गाइडलाइन है ऊट से रिलेटेड, और उसको लेके आएंगे, और जिसको हम ऊट कहते हैं आउट ऑफ ट्रेंड, वो क्या होता है। फिर इससे रिलेटेड कापा भी होता है, कापा भी क्रिएट करेंगे, कापा के बारे में डिस्कस करेंगे, कापा क्या होता है। उसके केस में कापा भी क्रिएट किया जा सकता है अगर उसकी नीड हो, वो उसके केसेस हो जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो यहाँ तक ठीक है इंशाल्लाह व्यूअर्स, फिर किसी और डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।